गोलपाद। मेषादे कन्यांतं समुद्गपमण्डलार्धमपयातं तौल्यादेर्मीनान्तं शेषार्ध दक्षिणेन। मेष राशि से कन्या तक अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या अपमंडल का आधा भाग उत्तर की ओर चलता है और तुला से मीन राशि तक अर्थात तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन तक अपमंडल दक्षिण की ओर चलता है। सम अपयान का अर्थ यह है कि मेष राशि के तुल्य कन्या का अपयान चलना, वृष के तुल्य सिंह का मिथुन के तुल्य मेष राशि से कन्या राशि पर्यंत तीन तीन राशि अंतर पर परमाप्यान होता है। 24 भाग परमाप्यान होता है। यहाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या इन 6 राशियों को अर्थात राशि चक्र के आधे भाग को पूर्वस्विस्तिक कहते हैं और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इन 6 राशियों को अर्थात राशि चक्र के अपरार्ध को अपर स्वस्तिक कहते हैं। इसलिए जब धनात्मक अयन संस्कार 15 भाग होता है तो मीन मध्य पूर्वस्त्विकगत और कन्या मध्य अपरस्त्विकगत होता है। तब मीन मध्य से कन्या मध्यांतर्गत आधा मंडल उत्तर को चलता है और शेषार्ध दक्षिण को चलता है। जब ऋणात्मक 15 भाग अयन नाम होता है तब मेष मध्य पूर्व स्वस्तिगत एवं तुल्य मध्य अपर स्वस्तिगत होता है। तब मेष के मध्य से तुला मध्यांत आधा उत्तर अपयान होता है और शेषार्ध दक्षिण से अपयान होता है। इसलिए मेष की राशि से अपक्रम लाने का संस्कार होता है। ताराग्रह इंदुपातास भ्रमन्ति अजस्त्रम अपमंडले अर्कश्च अर्कात् च मंडल अर्धे भ्रमति हि तस्मिन् क्षितिछाया। तारा, ग्रह, चंद्रमा, इनके पात और सूर्य सदा अपमंडल में भ्रमण करते हैं। सूर्य से मंडल के आधे अपमंडल में भूछाया सदा भ्रमण करती है। चंद्रमा, मंगल आदि अपने अपने विक्षेप मंडल में चलते हैं। अपमंडलस्य चंद्रस्य पातात् याति उत्तरेण दक्षिणतः कुजगुरुकोणात् च एवं शीघ्र उच्चेन अपि बुध शुक्रो। स्फुट चंद्रमा जब अपमंडलस्थ पातसम होता है तब क्रम से उत्तर ओर होकर जाता है। पात से 3 राशि के अंतर पर परम विक्षेप उत्तर गमन करता है। पात से 6 राशि के अंतर पर स्थित चंद्रमा अपमंडल में चलता है। उसी स्थान से दूसरे पात का संभव होता है, इसलिए उसकी स्थिति कही गई। उस दूसरे पात से क्रमशः दक्षिण करके जाता है। वहाँ भी पात से 3 राशि के अंतर पर परम विक्षेप सम दक्षिणायन होता है एवं चंद्राधार विक्षेप मंडल का संस्थान कहा है और परम विक्षेप 4 अंश 30 डिग्री कला है। जिन राशियों पर अपसमन होता है, अपयन होता है, राशि के तुल्य हैं मेष के तुल्य कन्या, वृष के तुल्य सिंह, मिथुन के तुल्य कर्कट, कर्कट के तुल्य मिथुन, सिंह के तुल्य वृष, कन्या के तुल्य मेष, तुला के तुल्य मीन, वृश्चिक के तुल्य कुंभ, धनु के तुल्य मकर, मकर के तुल्य धनु, कुंभ के तुल्य वृश्चिक, मीन के तुल्य तुला। इस चक्र इसी पाद की दूसरी गीतिका से आशिष्य बना है। जिस प्रकार मंद स्फुट चंद्रमा स्वपात सम अपमंडल में चलता है, उसी प्रकार गुरु, कुज और कोण स्वमंद स्फुट पात सम अपमंडल में चलते हैं। तब क्रमशः उत्तर होकर जाता है। पात से 3 राशि के अंतर पर मंद स्फुट में परम विक्षेपस उत्तर गमन करता है। पात से 6 राशि के अंतर पर मंद स्फुट अपमंडल में चलते हैं। तब क्रम से दक्षिण से जाते हैं। वहाँ भी 3 राशि के अंतर पर परम विक्षेप सम दक्षिण को जाता है एवं गुरु, कुज, मंद के आविर्भूत विक्षेप मंडल का संस्थान है। बुध और शुक्र के स्वमंद फल को अपने शीघ्रोच में व्यस्त उल्टा करके अपने अपने पात को घटाकर विक्षेप सान है। इसलिए मंद फल संस्कृत शीघ्रोच स्वपात अप
मंडल में चलते हैं, तब वो क्रम से उत्तर जाते हुए 5 से 3 राशि के अंतर पर शीघ्रोच्च में परम विक्षेप उत्तर गमन 6 राशि के अंतर पर अपमंडल में चलने से तब क्रम से दक्षिण जाते हुए वहाँ भी राशि के अंतर पर परम विक्षेप सम दक्षिण गमन करता है। इसी प्रकार सबका विक्षेप मंडल अपमंडल में स्वपात के दोनों भाग में बंधियां उन दोनों से 3 राशि के अंतर पर उत्तर दक्षिण करके अपमंडल से परम विक्षेप मंत्र होता है। चंद्रस अंशेष द्वादशभिष अविक्षिप्तस अर्क अंतर स्थितस दृश्यस नवभिस भृगुस भृगोस्तेस द्विअधिकेश यथा लक्षणास। सूर्य से 12 अंश दूर पर चंद्रमा दृश्य होता है। 9 काल अर्थात विनाडिका से शुक्र दृश्य होता है। गुरु 11 कालांश, बुध 13 काल, शनि 15 कालांश, मंगल 17 कालांश पर दृश्य होते हैं। जो ग्रह जैसे जैसे सूक्ष्म होते हैं वह ग्रह वैसे वैसे अधिक कालांश पर दिख पड़ते हैं। शुक्र से गुरु सूक्ष्म, पुनः बुध, तब शनैश्चर, फिर मंगल है। भूग्रह भानाम गोल अर्धानि स्वछायया विवर्णानि अर्धानि यथासारम सूर्य अभिमुखानि दीप्यन्ते। पृथ्वी, चंद्रमा एवं अन्यान्य ग्रह अश्विनी आदि तारागण के गोलार्ध अर्थात आधा भाग अपने शरीर का आधा भाग अपनी छाया से सूर्य के प्रकाश के कारण अप्रकाशात्मक होता है और शेषार्ध इनके सूर्य के सम्मुख होने से प्रकाशित होते हैं। अल्प शरीर वाले अल्प रूप से, बड़े शरीर वाले बड़े रूप से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा का आधा भाग सदा प्रकाशमान होता है। वृत्तभय पंजर मध्ये कक्ष्या परिवेष्टितस ख मध्य गतस मृदजल शिखी वायुमयस भूगोलस सर्वतस व्रतस। वृत्ताकार नक्षत्र कक्षा में पृथ्वी है। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह कक्षा में परिवेष्टित आकाश के बीच जिस प्रकार दो कटाई के संपुट की नाव अवस्थित है, मृतिका जलवायु अग्नि में सब ओर से घिरा हुआ भूगोल अवस्थित है। यदवद कदम्ब पुष्प ग्रंथिस प्रचितस समन्तत कुसुमेस तद्वत् ही सर्वसत्त्वेस जल जैस स्थल जैस च भूगोलस। यह भूगोल कदम्ब के फूल के केसर के फैलाव सा सब ओर पर्वत, आराम, ग्राम, नदी आदि से घिरा हुआ है। ब्रह्मदिवसेन भूमेश उपरिष्टात् योजनं भवति वृद्धिस् दिनतुल्यया एक रात्र्या मृद उपचिताया भवति हानिस। एक ब्राह्मण दिन में सब ओर से पृथ्वी की 1 योजन वृद्धि होती है एवं ब्राह्मण रात्रि में पृथ्वी की 1 योजन हानि होती है। इसलिए कल्प के आदि में पृथ्वी का 1050 योजन व्यास होता है। अनुलोम गतिस नो स्थस पश्यति अचलम विलोम गम यदवद अचलानि भानि तदवद सम पश्चिम गानी लंकायाम। जैसे नौका में बैठा हुआ मनुष्य निकारे की स्थिर वस्तुओं को दूसरी ओर से चलते हुए देखता है, ऐसे ही मनुष्यों को सूर्यादि नक्षत्र जो स्थित हैं पश्चिम की ओर चलते हुए दिख पड़ते हैं और पृथ्वी स्थित मालूम होती है, परंतु वास्तव में भूमि ही चलती है। उदय अस्तमय निमित्तम नित्यम प्रवहीण वायुना क्षिप्तस लड़का संपश्चिम गस भ पंजरस सग्रहस भ्रमति। सूर्यादि के उदय और अस्त के हेतु भूत भपंजर अर्थात नक्षत्र गोल प्रवह नामक वायु द्वारा सदा आक्षिप्त लंका में समपश्चिम ग्रहों के साथ चलता है। मेरुस योजन मात्रस प्रभाकरस हिमवता परिक्षिप्तस नंदन वनस्य मध्ये रत्न मयस सर्वतस वृत्तस।
मेरु योजन मात्र ऊंचा है और योजन मात्र विस्तृत है, सब ओर से घिरा हुआ रत्नमय होने से प्रकाशवान है। हिमवान पर्वत से परिक्षिप्त नंदन वन के बीच में अवस्थित है, जैसा कि सूर्य सिद्धांत में लिखा है। ब्रह्मा की धारणात्मिका परम शक्ति के ऊपर यह भूगोल अंड ब्रह्मांड के बीच आकाश में भ्रमण करता हुआ अवस्थित है। उस भूगोल के भीतर नाग और असुर आदि मनुष्य विशेष के निवास को सात पाताल कहते हैं। अतल, वितल, सतल, तल, तलातल, रसातल, पाताल, जिनमें अनेक प्रकार के स्वप्रकाश युक्त रमणीय औषधि हैं। स्वरमेरु स्थल मध्ये नरकस बड़वा मुखम च जल मध्ये अमरमरास मन्यन्ते परस्परम अधस स्थितास नियतम। मेरुगत भागगत भूमि का आधा भाग मृत्तिका की अधिकता से स्थल संज्ञक है और बड़वामुख शेष आधा भाग जल की अधिकता से नरक संज्ञक है। उस स्थल में मेरु स्वर्ग रहता है। जल में बड़वामुख नरक है। अमर स्वर्गवासी मरा नरकवासी स्वर्गवासी गण समझते हैं कि नरकवासी लोग हमारे नीचे रहते हैं एवं नरकवासी गण जानते हैं कि स्वर्गवासी गण हमारे नीचे रहते हैं। उदयस यस लंकायां सस अस्तमयस सवितुर एव सिद्धपुरे मध्य अयम यमकोट्याम रोमक विषये अर्धरात्र स्यात्। जिस समय लंका दक्षिण दिशा में सूर्योदय होता है उस समय सिद्धपुरी उत्तर दिशा में है, सूर्यास्त यवकोटि के मध्यान्ह पूर्व दिशा में है और रोमक नगर पश्चिम दिशा में आधी रात होती है। स्थल जल मध्यात लड़का भू कक्षायास भवेत चतुर्भागे उज्जयिनी लंकायास तद चतुर अंशे सम उत्तरस्तस। स्थल मध्य में अर्थात मेरु स्थान से भू कक्षा के चतुर्थ भाग अंतर पर लंका है। जल स्थान से अर्थात बड़वामुख स्थान से चतुर्थ भाग अंतराल में लंका है। लंका की नाई सिद्धपुर यवकोटि और रोमक की भू कक्षा के चतुर्थ भाग अंतराल में है। लंका के समान उत्तर दिशा में भू कक्षा के चतुर्थ अंश के चौथे भाग में अर्थात 12 अंश पर उज्जैनी नगरी है। भूव्यास अर्धेन ऊनम दृश्यम देशात समात भगोल अर्धम अर्धम भूमि छन्नम भूव्यास अर्ध अधिकम च एव। समदेश में अर्थात पर्वत आदि से व्यवधान रहित भूपृष्ठ से भूगोलार्ध ज्योतिष चक्र के ऊपर का आधा भूव्यासार्ध से ऊन अर्थात भूव्यासार्ध तुल्यांशहीन दृश्य होता है। दूसरा आधा भूव्यासार्ध से अधिक भूमिवन प्रदृश्य होता है। आशय यह है कि भूपृष्ठ के व्यवधान से ज्योतिष चक्र का जो ऊर्ध्व अर्धभाग है उसके पूर्व भाग से भूव्यासार्ध तुल्यांश हम लोगों से अदृश्य होता है तथा पश्चिम भाग में भूव्यासार्ध तुल्य अंश हम लोगों से अदृश्य होता है। इस कारण उन अंशों से हीन ऊपर नीचे देश के भूपृष्ठ में अवस्थित पुरुष से दृश्य होता है। दूसरा अर्ध उन अंशों से युक्त भूमि से छिपे होने से समदेश से भूपृष्ठ पर अवस्थित पुरुष में अदृश्य होता है। देवास भवन्ति भगोल अर्धम उदच मेरु संस्थितास सव्यम अर्धम तु अपसव्य गतम दक्षिण बड़वा मुखे प्रेतास। मेरु निवासी देवगण ज्योतिष चक्र के उत्तर गोलार्ध को देखते हैं और दक्षिण मेरु निवासी प्रेत असुरगण दक्षिण गोलार्ध को देखते हैं। अर्थात मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या इन 6 राशि पर्यंत भगोलार्ध को देवगण देखते हैं। उस समय दक्षिण मेरु निवासी असुर तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि पर्यंत दक्षिण गोलार्ध को देखते हैं। रविवर्ष अर्धम देवास पश्यन्ति उदितम रविम तथा प्रेतास शशि मास अर्धम पितरस
शशिगास को दिन अर्धम इह मनुजास। मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या इन 6 मास पर्यंत देवगण सदा सूर्य को उदित देखते हैं। इस कारण देवताओं का 6 मास का एक दिन होता है। और तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन इन 6 मास पर्यंत देवगण सूर्य को नहीं देखते, अतएव इन 6 मास की उनकी एक रात्रि होती है। और प्रेत या असुरगण तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन इन 6 मास पर्यंत सूर्य को सदैव उदित देखते हैं, इसलिए असुरों को 6 मास का एक दिन होता है। एवं मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या इन 6 मास पर्यंत असुरगण सूर्य को नहीं देखते, इस कारण इतने समय इनकी 6 मास की एक रात्रि होती है। और पितृगण चंद्रलोक निवासी चंद्र मास के आधे भाग पर्यंत सूर्य को देखते हैं, अतएव इनका हमारे 15 दिन का एक दिन होता है और इतने ही 15 की उनकी एक रात्रि होती है। क्योंकि अमावस्या को चंद्रमंडल के ऊपरले भाग में सूर्य दिख पड़ता है, इस कारण पितृगण को उस समय मध्याह्न होता है। और पौर्णमासी को चंद्रमंडल के नीचे सूर्य रहता है, अतः उस समय पितृगण की आधी रात होती है। और कृष्ण पक्ष के अष्टमी को पितृलोकों का सूर्योदय और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्यास्त होता है। मनुष्यों को सावन दिन के आधा भाग पर्यंत सूर्य दिखता है एवं अपरार्ध नहीं दिखता। पूर्व अपरम अधस ऊर्ध्वम मंडलम अथ उत्तर दक्षिण उत्तरम च एव क्षितिजम सम पार्श्वस्थम भानाम यत्र उदय अस्तमयो। वांस की शलाका आदि से मंडल वृत्त बनावें, उसमें पूर्व और पश्चिम भाग की क्रम से नीचे ऊपर रखें, वह सममंडल होगा। उसी के तुल्य दूसरा मंडल दक्षिण उत्तर क्रम से नीचे ऊपर को रखें, वह दक्षिणोत्तर मंडल होगा। पुनः एक तीसरा मंडल उसी के बराबर तिरछे क्रम से दृक् चतुष्टय जनित स्वस्तिक रखें, उसका नाम क्षितिज होगा। उस क्षितिज में नक्षत्र ग्रहादिकों का उदय अस्त का ज्ञान होगा। पूर्व अपर दिश लग्नम क्षितिजात अक्ष अग्रयोस च लग्नम यत उन्मंडलम भवेत तद क्षय वृद्धि यत्र दिवस निशोस। पूर्व अपर और क्षितिज रेखा में संगम होकर दूसरा एक वृत्त रचना करें, वह स्वदेशीय अक्षांश परिमित उत्तर और दक्षिण ध्रुव से दूर अवस्थित होगा और इस वृत्त का नाम उन्मंडल होगा। इसी मंडल में सूर्य जब दीख पड़ता है उस समय दिन और रात्रि का ह्रास और वृद्धि होती है। पूर्व अपर दिश रेखा अधश्च ऊर्ध्वा दक्षिण उत्तर स्था च एतासां संपातस् दृष्टा यस्मिन् भवेत देशे। पूर्वापर दिवंगत रेखा जो नीचे ऊपर को गई है, दक्षिणोत्तर दिवंगत है, उसका संयोग स्थान दृष्टा का स्थान होता है। ऊर्ध्वम अधस्तात् दृष्टुर्ज्ञेयं दृश्मंडलम ग्रह अभिमुखम दृश्क्षेप मंडलम अपि प्राच लग्नम स्यात् त्रिराशि ऊनम। ऊपर नीचे को गया हुआ दृष्टा का मध्य इष्ट ग्रहाभिमुख दृग्मंडल होगा। पूर्वोक्त मंडल सब भूमध्य मध्य हैं। यह तो भूपृष्ठ स्थित दृष्टा मंडल हुआ, अर्थात 3 राशि उन प्राग लग्न दृक्षेप मंडल होगा। काष्ठमयं संवृत्तं समन्ततं तदसम गुरुं लघुं गोलं पारत तैल जलेस तम भ्रमयेत स्वधिया च काल समम। वंश आदि काष्ठ का बना हुआ सब ओर से बराबर एवं सम गुरु भारी वृत्त हल्का और बहुत भारी नहीं, इस प्रकार काष्ठगोल बनाकर पाने से या अपनी बुद्धि से विचार कर किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति से काल के बराबर भ्रमण करावें। इसका अभिप्राय यह है कि भूपृष्ठ के दक्षिण उत्तर स्तंभ के ऊपर गोल प्रोत लोहे के शलाके के आगे में स्थिर करें। गोल के दक्षिणोत्तर छिद्र में तेल से इस प्रकार सींचें जिससे निस्संग होकर भ्रमण करे। गोल के दूसरी ओर से परिधि सम्मिलित दीर्घ छिद्र के साथ जल से भरा नल रखें
तदंतर गोल के अपर स्वास्तिक पर कीलक गाड़ें एवं उस सूत्र के एक अग्रभाग को बांधकर विषुवन मंडल पृष्ठ द्वारा प्राणमुख लाकर ऊपर को खींचकर उसी से अप्त्यमुख लाकर उसको अग्रभाग को बांधकर पारे से भरी तुम्बी जल भरे हुए नलक में रखें। तब नलक के नीचे के छिद्र को फैलावें, उससे जल गिरता है और नलक में जल नीचे जाता है। इस कारण वहाँ से की तुम्बी पारे से भरे होने से भारीपन से जल के साथ नीचे जाती हुई गोल को पूर्व की ओर खींचती है एवं 30 घटिका में आधे भाग गोल जितने जल में से गिरे उतना जल गिरने योग्य अपनी बुद्धि से रखें। दृश गोल अर्ध कपाले ज्या अर्धेन विकल्पयेत भगोल अर्धम विश्वत जीवा अक्षभुजा तस्याद तु अवलंबक्स कोटिस। दृश्य गोलार्ध भाग में वहाँ गोल पाद से उत्पन्न ज्यार्ध द्वारा अक्षादि भुजात्मा व लंबकादि और कोट्यात्मा द्वारा विकल्प से ज्योति शुक्रार्ध को विविध प्रकार से कल्पना करें, अर्थात अक्षज्या शंख भुजा आश्रित अनेक क्षेत्र द्वारा दृश्य भगोलार्ध की रचना करें। आशय यह है कि विश्वत दिन के मध्याह्न में सूर्य और आकाश के बीच की ज्या को विश्वत जीवा विश्वत छाया कहते हैं। वही अक्षभुजा होती है अर्थात अक्षज्या होती है, उसकी अवलंबक कोटि होती है अर्थात अक्षज्या वर्गहीन त्रिज्या वर्ग का पद अवलंबक होती है। इष्ट अपक्रम वर्गम व्यास अर्धकृतेश विशोध्य यत मूलम विश्वद उदच दक्षिणतस तत अहोरात्र अर्धविषकंभस। इष्ट अपक्रमज्या वर्ग को व्यासार्ध वर्ग से घटाकर अवशिष्ट के मूल को घटिका नामक विश्वन मंडल के उत्तर दक्षिणगत स्वहोरार्ध मघन का अर्ध विष्कंभ होता है। क्रांति भुजा के स्वहोरार्ध कोटि होती है, व्यासार्ध कर्ण होता है। इष्ट ज्या गुणितम अहोरात्र व्यास अर्धम एव काष्ठ अंत्यम स्व अहोरात्र अर्धहृतम फलम अजात लड़का उदय प्राच ज्यास। परमापक्रम साधित स्वहुरार्ध को इष्ट भुजज्या से गुणन कर उस भुजज्या से साधित इष्ट स्वहुरार्ध द्वारा भागने में भागफल मेष राशि से लंकोदय भागज्या होता है। इष्ट अपक्रम गुणिताम अक्षज्याम लंबकेन हृत्वा या स्व अहोरात्रे क्षिति ज्या क्षय वृद्धि ज्या दिन निशोष सा। इष्टापक्रम ज्या से अक्षज्या को गुणन कर लंबक से भाग दें, भागफल को स्वहोरार्ध में स्वहोरात्र मंडल निष्पन्न दिन रात्र के क्षय वृद्धि ज्या क्षितिज्या क्षितिज मंडल से उत्पन्न क्षितिज होता है। द्व्यति ही चक्रपादस चरदलहीनेन दिवसपादेन प्रथमस अन्त्यस च अथ अन्यो तदसहितेन क्रम उत्क्रमशस्। प्रथम चक्रपाद अर्थात मेष वृष मिथुन नामक हैं। चरदलहीन द्वारा दिवसपाद से अर्थात 15 घटिका करके उदय होता है और अंत्य अर्थात मीन कुंभ मकर नामक पाद हैं, सो 15 घटिका करके उदय होता है। इसलिए मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन इन 6 राशियों का उदयास्त 15 प्राण ही घटा करके स्वदेशीय होता है और कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु क्रम से प्रथम 3 राशि द्वितीय पाद और दूसरा 3 राशि तृतीय पाद हैं। 15 घटिका जोड़ने से उदय होता है, अतएव कर्कादि धनु पर्यंत 6 राशियों का लंकोदय उस 15 प्राण के जोड़ने से स्वदेशीय होता है। प्रथम पाद में प्रथम राशि मेष राशि के लंकोदय में प्रथम राशि से उत्पन्न चरदल घटावें। वृष राशि अर्थात द्वितीय राशि के लंकोदय में द्वितीय राशि भव चरदल घटावें। तृतीय मिथुन राशि के लंकोदय में तृतीय राशि भव चरदल घटावें और द्वितीय पाद में कर्कट राशि का तृतीय चरदल जोड़ें। सिंह राशि के तृतीय राशि को चरदल जोड़ें। चतुर्थ पाद के उत्क्रम करके घटावें। गोल के उत्तर उन्नत होने से मीन आदि राशि शीघ्र उदय होती हैं, अतएव उनमें चरदल घटाया जाता है और कर्कट आदि राशि धीरे धीरे उदय होती है, इसलिए उनमें चरदल जोड़ा जाता है।
स्व अहोरात्र इष्ट ज्याचिति जात अवलंबक आहतां कृत्वा विष्कम्भ अर्ध विभक्ते दिनस्य गत शेष्य योस षडकुश। क्षितिज मंडल उत्पन्न स्वहोरात्रिज्या को पूर्वाह्न में दिन के गत घटिका द्वारा लाएं, अवलंबक से गुणन कर उन्हें उस राशि में व्यासार्ध से भाग देने पर दिन के गत और गम्य का शंकु होगा। अभिष्ट दिन के गत काल में और अभिष्ट दिन के गम्य काल में शंकु होता है। विश्वत जीवा गुणितस् स्व इष्टस संकुश स्वलंबकेन हृतस अस्तमय उदित सूत्रात् दक्षिण तस सूर्य शंकु अग्रम। श्रेष्ठ महाशंकु को स्वदेश विषुवज्या से गुणन कर गुणनफल में स्वदेश लंबक का भाग देवें। भागफल अस्तोदय सूत्र से दक्षिण में सूर्य का शंकराग्र होता है। नित्य ही दक्षिण शंकराग्र होगा। गोल के उत्तर व्यक्त होने से सूर्य ग्रहण कहने से चंद्र ग्रहण का भी उपलक्षण जानना। परम अपक्रम जीवाम इष्ट ज्या अर्ध आहतास ततस विभजेत ज्या लंबकेन लब्धा अर्क अग्रा पूर्व अपरे क्षितिजे। परमापक्रम जीवा को सायन सूर्य की भुजा से गुणन कर गुणनफल में लंबक नामक जीवा का भाग देवें। भागफल अर्क ज्या होता है। पूर्वापर क्षितिज में जहाँ पर सूर्योदय होता है एवं अपर क्षितिज में जहाँ सूर्यास्त होता है, अर्थात उन दोनों के स्थान से पूर्वापर स्वास्तिक के बीच से उत्पन्न क्षितिज मंडलगत जीवा अकाग्रा होती है। सा विश्वत ज्या ऊना चेद विश्वत उदच लंबकेन संगुणिता विश्वत जया विभक्ता लब्धस पूर्व अपरे संकुश। विश्वन मंडल से उत्तरगत अर्थात उत्तर गोल से उत्पन्न अर्काग्रा विषुवज्या से ऊन क्रांति से साधित हो तो विषुवज्या से ऊन क्रांति सिद्ध व उद्गत गताग्रा लंबक से गुणित विषुवज्या से भाग देवें। भागफल पूर्वापर सूत्रगत सूर्य में शंकु होता है, अर्थात सममंडल शंकु होगा। क्षिति जात उन्नत भागा नाम सा ज्या सा परस भवेत संकुश। मध्यात नत भाग ज्या छाया षडकोश तु तस्य एव। मध्याह्न काल में दक्षिण क्षितिज से या उत्तर क्षितिज से जितने अंशों करके सूर्य उन्नत हो उतने ही अंशों की ज्या होती है, वह शंकु होता है। आकाश मध्य में जितने अंशों करके सूर्य अवनत होता है उस शंकु की छाया होती है मध्याह्न छाया। दक्षिण गोल में क्रांति चाप और अक्षचाप का योग सूर्य की अवनति होती है। उत्तर गोल में क्रांति चाप और अक्षचाप के अंतर सूर्य की अवनति होती है। अवनतहीन तीनों राशि उन्नति कहलाती हैं। मध्य जा उदय जीवा संवर्गे व्यास दल हृति यत स्यात् तद मध्य ज्या कृत्योस विशेष मूलम स्वदृशपेक्षस क्षेपस। मध्य लग्न का दक्षिण अपमधनु और अक्षधनु के योग की जीवा मध्य ज्या है। मध्य लग्न के उत्तर अपमधनु और अक्षधनु के अंतर जीवा मध्य ज्या होती है। क्षितिज में जहाँ तत्काल लग्न उदय होता है उस स्थान से और पूर्वापर स्वास्तिक के बीच की जीवा उदज्या है। सायन लग्न की भुजज्या को अपक्रमिक क्रांति से गुणन कर लंबक से भागफल देवें। भागफल उदज्या होता है। मध्यज्या और उदज्या के वर्ग के व्यासार्ध से भाग देवें। भागफल के वर्ग की मध्यज्या वर्ग से घटावें, अवशिष्ट का मूल निकालें, वह द्रक्षेप स्वद्रक्षेप होगा। जिस ग्रह का या सूर्य या चंद्रमा का मध्य लग्न ग्रहण किया जावे उसकी द्रक्षेपज्या होगी। द्रक्षेप लग्न और आकाश मध्य के बीच की जीवा द्रक्षेपज्या होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में मध्यज्या और द्रक्षेपज्या भिन्न भिन्न साध हैं।
दृश दृश छेप कृति विशेषितस्य मूलं स्वदृश्य गतिस् कुवशात् क्षितिजे स्वादृश छाया भूव्यास अर्धम नभस मध्यास्त। दृग हेतुभूत अपनी छाया या दृग्जा या दृगछेपजा है वह यदि क्षितिज में आकाश मध्यम से क्षितिज के अंत तक होती है अर्थात व्यासार्ध तुल्य होती है तब भूमि वशतः निष्पन्न उत्पन्न दृग्भेद व्यासार्ध होता है अर्थात भू व्यासार्ध तुल्य दृग्भेद योजन होता है। बीज में त्रैराशिक से कल्पना करें अतएव दृग त्रिज्या को भू व्यासार्ध द्वारा गुणन कर त्रिज्या में भाग दें भागफल दृग्भेद योजन होता है। ग्रहण में वह लंबन होता है। दृक्छेपजा को भू व्यासार्ध से गुणन कर त्रिज्या से भाग दें भागफल ग्रहण में नति योजन होता है। दृग्जा से इस प्रकार लब्ध दृग्मंडल गत कर्मरूप लंबन योजन होता है। इसके कारण ग्रहण में व्यवहार नहीं किया जाता। विक्षेप गुण अक्ष ज्या लंबक भक्ता भवेद ऋणम उदच स्थे उदये धनम अस्तमये दक्षिण गे धनम ऋणम चंद्रे। विक्षेप गुणित अक्षज्या लंबक से भाग देने पर भागफल लिप्तात्मक दृक्फल होता है। अपमंडल से उदकस्थ चंद्रमा में उदय में ऋण करना अर्थात उत्तर विक्षेप में उदय विषय में उस दृक्फल चंद्रमा में ऋण करना चाहिए। अस्तमय विषय में उस फल को चंद्रमा में धन करें। दक्षिण विक्षेप उदय विषय में उस फल की को चंद्रमा में धन करें। इसको आग्दृश्य कर्म कहते हैं। विक्षेप अपक्रम गुणम उत्क्रमणम विस्तर अर्धकृति भक्तम उदच ऋण धनम उदच अयने दक्षिण गे धनम ऋणम याम्ये। विक्षेप क्रमगुण अर्थात सायन चंद्रमा के उत्क्रमण को कोटि द्वारा उत्क्रमज्या लाभ है। उसके विक्षेप और परमाप क्रम द्वारा गुणन कर व्यासार्ध के कृति वर्ग से भाग दें भागफल लिप्तात्मक दृक्फल होगा। उदयगन उदग विक्षेप में उसका फल चंद्रमा में ऋण होता है। उस दक्षिणाग्र विक्षेप में वह फल चंद्रमा में धन होगा। उत्तर दक्षिणाग्र विक्षेप में क्रम से ऋण होता है। दक्षिणायन गत चंद्रमा में पूर्व क्रम से धन और ऋण होगा। उत्तर विक्षेप में धन होता है और दक्षिण विक्षेप में ऋण होता है। चंद्रस जलम अर्कस अग्नि मृद भू छाया अपिता तमस्तत ही छादयति शशि सूर्यम शशिनम महति च भू छाया। जल स्वरूप चंद्रमा अग्नि स्वरूप सूर्य मृतिका में भूमि है। भूमि की छाया का नाम अंधकार है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को आच्छादित कर लेता है राहु नहीं और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है राहु नहीं। स्फुट शशि मास अन्ते अर्कम पात आसन्नस यदा प्रविशति इंदुस भूछायाम पक्षे अन्ते तदा अधिक ऊनम ग्रहण मध्यम। लंबन संस्कृत अमावस्या काल में अल्प विक्षेप चंद्रमा जब सूर्य मंडल में प्रवेश करता है तब न्यूनतर मध्य ग्रहण होता है अर्थात अधिक काल एवं अल्प काल का चंद्र ग्रहण मध्य होता है। पौर्णमासी को जब चंद्रमा भूछाया में प्रवेश करता है तब चंद्र ग्रहण का मध्य होता है। भू रवि विवरम विभजेत भू गुणितम तु रवि भू विशेषेण भूछाया दीर्घत्वम लब्धम भूगोल विषकम भात। पृथ्वी और सूर्य का स्फुट योजन तुल्य भूव्यास योजन गुणित सूर्य व्यास और भूव्यास के योजनात्मक अंतर से भाग देवें भागफल भूछाया की चौड़ाई योजनात्मक होती है। पृथ्वी के व्यासार्ध से अर्थात भूगोल के मध्य प्रवृत्ति से यह छाया दैर्घ्य होती है। छाया अग्र चंद्र विवरम भूविष्कंभीण तत् संभ्यस्तम भूछायया विभक्तम विद्यात तमसस्स्वविष्कंभ।
चंद्रमा से स्फुट योजन से कर्ण घटाकर अर्थात छाया के लंबाई की भूव्यास से गुणन कर गुणनफल में भूछाया के लंबाई से भाग देवें। भागफल चंद्रमा के मार्ग में तम अंधकार अर्थात भूछाया का स्वकीय विष्कंभ अर्थात योजनात्मक व्यास होगा। उस व्यास को त्रिज्या कर्ण द्वारा भाग देवें। भागफल लिप्तात्मक तनो व्यास होगा। सूर्य और चंद्रमा के अपने अपने योजन व्यास को त्रिज्या कर्ण से गुणन कर गुणनफल में अपने अपने स्फुट योजन कर्ण द्वारा भाग देने से भागफल लिप्तात्मक अपना अपना व्यास होगा। तद शशि संपर्क अर्धकृतेश शशि विक्षेप वर्गितम सोध्यम स्थिति अर्धम अस्य मूलम ज्ञेयम चंद्र अर्क दिन भोगात। सूर्य ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बिंब के योगार्ध के वर्ग से चंद्रमा के विक्षेप वर्ग को घटावें। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के तम बिंब के योगार्ध के वर्ग से केवल चंद्र विक्षेप वर्ग को घटावें। उससे जो शेष बचे उसका मूल निकालने से स्थित्यर्ध होगा। उक्त मूल को 60 से गुणन कर गुणनफल को सूर्य और चंद्रमा की गति से अंतर करने पर स्थित्यर्ध नाड़िका होगी। चंद्र ग्रहण में वे ही स्फुट होगी। सूर्य ग्रहण में तो स्थित्यर्ध काल संपूत से लंबन काल को जोड़ने पर स्फुट होगी। मध्यकाल लंबन और स्पर्श काल लंबन से घटाकर जोड़ें तो स्पर्श स्थित्यर्ध नाड़िका स्फुट होगी और मोक्ष काल लंबन और मध्यकाल लंबन से घटाकर जोड़ने से मोक्ष स्थित्यर्ध नाड़िका स्फुट होगी। चंद्र व्यास अर्ध ऊनस्य वर्गितम तत् यत तमस मय अर्धस्य विक्षेप कृति विहीनम तस्माद् मूलम विमर्द अर्धम। चंद्र बिंबार्धहीन तमोबिंबार्ध को जोड़ उसके वर्ग से विक्षेप वर्ग को घटाकर बचे उसका मूल विमर्दार्ध होता है। उसी को विमर्द साधन कहते हैं। उसको 60 से गुणन कर सूर्य और चंद्रमा की गति से घटाने पर शेष फल विमर्दार्ध नाड़िका होगी। तमसस विष्कंभ अर्धम शशि विष्कंभ अर्ध वर्जितम पोह्य विक्षेपात यद शेषम न गृह्यते तत शशांकस्य। चंद्र बिंबार्ध को तमोबिंबार्ध से घटाकर शेषफल को विक्षेप से घटावें। जो बचे उसके तुल्य चंद्रमा का भाग अंधकार से ग्रसित नहीं होता। विक्षेप वर्ग सहितात स्थिति मध्यात इष्ट वर्जितात मूलम संपर्क अर्धात सोध्यम शेषस तात्कालिकस ग्रासस। विक्षेप वर्ग जोड़ा हुआ इष्टकाल कोटि से घटाकर शिष्य स्त्यर्ध कोटि के वर्ग से मूल कर उससे संपर्कार्ध वर्ग से घटावें। शेषफल तात्कालिक ग्रास होगा। मध्य अन्य उत्क्रम गुणितस अक्षस दक्षिणतस अर्ध विस्तर हर्तस दृक् स्थिति अर्थात च अर्क इंदोस त्रिराशि सहित अयनात स्पर्शी। मध्याह्न से क्रम गुणित अर्धाक्ष विस्तर नतजा द्वारा गुणित अक्षज्या से त्रिज्या द्वारा भाग देकर भागफल चाप परिमाण द्रिया होगी। दक्षिण से मध्याह्न में पूर्व काल में दक्षिण वलन होता है अर्थात पूर्व कपाल में सूर्य के स्पर्श में दक्षिण वलन होता है। पश्चिम कपाल में उत्तर वलन होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में सर्वत्र उल्टा होता है। स्थियार्ध शब्द से उसका मूलभूत विक्षेप कहा जाता है और सूर्य की स्फुट नति वलन होता है और स्पर्श और मोक्ष में उसके नति तुल्य होता है। चंद्र ग्रहण में चंद्र विक्षेप वलन होता है। उसके विक्षेप के व्यतिक्रम उल्टे से स्पर्श और मोक्ष में दिशा होती है। अयन शब्द से अपक्रम कहा जाता है। 3 राशि सहित सूर्य और चंद्रमा से निष्पन्न अपक्रम भी सूर्य और चंद्रमा का वलन होता है। ग्रहण में यह अयन वलन होता है। इसकी दिशा तो बिंब के मुख में अयन के तुल्य होगी। चंद्र ग्रहण के स्पर्श में अयन तुल्य होगा। मोक्ष में 6 अयन के विपर्य से चंद्रमा के व्यतिक्रम द्वारा सूर्य अयन वलन होता है। अक्षवलन के दोनों चाप के तुल्य दिशा का योग कर और यदि भिन्न होती अंतर कर चाप लेकर संपर्कार्ध से गुणन कर त्रिज्या से भाग देवें। भागफल में विक्षेप संसार करें तो वह स्फुट वलन होगा।
प्रग्रहण अन्ते धूम्रस खंड ग्रहणे शशि भवति कृष्णास सर्वग्रासे कपिलस सकृष्ण ताम्रस तमस मध्ये। चंद्रग्रहण के आरंभ, स्पर्श और मोक्ष में चंद्रमा धूम्र वर्ण होता है। खंड ग्रहण में अर्थात बिंब के आधा भाग ग्रसित होने पर कृष्ण वर्ण होता है। सर्वग्रास में कपिल वर्ण होता है। सर्वग्रहण में भी तमो मध्य प्रवेश करने पर कृष्ण एवं तांबे का सा रंग होता है। सूर्य इंदु परिधि योगे अर्क अष्टम भागास भवति अनादेश्यस भानोस भास्वर भावात तु अक्ष तनुत्वात च शशि परिधेस। सूर्य ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा की परिधि योग में सूर्य के अष्टभाग ग्रस्त सूर्य का नहीं दिख पड़ता। इसका कारण यह है कि सूर्य के अंत्य प्रकाश और जल में चंद्रमा की परिधि की स्वच्छता होने से, क्योंकि सूर्य के किरण निकट होने से चंद्रमा की परिधि की स्वच्छता का संभव होता है। इस कारण अष्टम भाग में अधिक ग्रस्त भाग की उपलब्धि होती है। क्षित रवि योगात दिन कृत रवि इंदु योगात प्रसादयेत च इंदुम शशि तारा ग्रह योगात तथा एव तारा ग्रहास सर्वे। पूर्वापर रेखा के आगे सूर्य का उदय होने से गोलांतर्गत सूर्य की ऐसी कल्पना की जाती है और दक्षिण उत्तर के गति निवृत्ति द्वारा अयन होता है। पूर्वापर शंकु छाया में एवं दक्षिणोत्तर शंकु छाया द्वारा तात्कालिक सूर्य सिद्ध होता है एवं बहुत प्रकार से परीक्षा किया हुआ स्फुट सूर्य होता है। सत असत ज्ञान समुद्रात समुद्रतम ब्रह्मणस प्रसादेन सत ज्ञान उत्तम रत्नम मया निमग्नम स्वमति नावा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र रूपी समुद्र में अपनी बुद्धि रूपी नौका पर सवार होकर समुद्र में निमग्न हो ब्रह्मा की कृपा से सद्ज्ञान रूप रत्न को मैंने बाहर किया अर्थात प्रकाशित किया। आर्यभट्टीय नामना पूर्वम स्वायंभो अव सदा नित्यम सुकृत आयुषोष प्रणाशम कुरुते प्रतिकंजुकम यस अस्य। आदिकाल में जिस ज्योतिष शास्त्र को वेद से निकालकर लोक में प्रचार किया गया, उसी ज्योतिष शास्त्र को अर्थात वैदिक ज्योतिष शास्त्र की मैंने आर्यभट्टीय तंत्र नाम से प्रकाशित किया। इस शास्त्र में जो कोई व्यक्ति मिथ्या दोष दिखलाकर इसका तिरस्कार करेगा, उसकी सुकृत पुण्य व यश और आयु का नाश होगा। आर्यभट्टीय ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण।